आरआरबी एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज का पहला लेक्चर है। इसमें हम अभी 10 क्वेश्चन करेंगे। आगे हम क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होंगे, उनको हम एक कर कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं सीधा। द हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अराउंड 2500 BC इन व्हाट वी कॉल टुडे। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में फली फूली थी, जिसे आज हम कहते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया, इंडिया एंड चाइना। तो इसमें मैप में पूछा हुआ है कि जो हिंद सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। तो वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान इसका आंसर होगा। इसको हम मैप पर देखते हैं। तो मैप पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ जानकारी हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ जानकारी जान लीजिए। जैसे 1921 में जॉन मार्शल निर्देशक थे किसके, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इसमें निर्देशक द्वारा दयाराम साहनी के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, या कहें खुदाई हुई थी। ठीक है, और जो जॉन मार्शल थे उन्होंने 1924 में स्टेट लंदन न्यूज नाम का एक पत्र छापा था। और आईबीसी इंडियन वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है टाउन प्लानिंग, दूसरी है ड्रेनेज सिस्टम, तीसरी है सड़कें, यानी जो ग्रिड पैटर्न पर थी। और हाँ, इसका जो टाइम लाइन है वो कार्बन 14 विधि द्वारा 2300 BC से 1750 BC तक मिलता है। हाँ, किसी किसी बुक्स में थोड़ी सा अलग भी दिख सकता है, तो उस वेरिएशन को आप समझ लीजिए। और कार्बन 14 विधि की जो खोज हुई थी वो 1949 में हुई थी। ठीक है, विलियम फ्रैंक लीवी द्वारा खोजा गया था। तो इतना फैक्ट काफ़ी है। हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज नटराजा ए स्टोन मेल डांसिंग फिगर डिस्कवर्ड। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है। तो इसका आंसर है हड़प्पा। ठीक है, कहाँ पर, हड़प्पा में। हम रंगपुर से रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। रंगपुर से कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला हुआ है, पहला। दूसरा, यहाँ पे चावल की खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं। लोथल से हमें रिलेटेड जानकारी है, यहाँ पर लोथल एक प्रमुख बंदरगाह है। धान व बाजरे का साक्ष्य मिला हुआ है। फारस की मोहर मिली हुई है, और 3 युगल समाधियां हैं। इसके अलावा लोथल से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं। और मृदभांड पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी की एक मृदभांड मिलता है, जो उस पर पंचतत्व की जो एक कहानी है लोमड़ी की, तो उससे लिया गया है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर लोथल में मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। ये लोथल के बारे में जानकारी हो गई है। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो देखो 1922 में किसने, राखलदास बनर्जी द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई थी। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, इसके अलावा होता है सिंध में, जो मोहनजोदड़ो है यहाँ कहाँ पर स्थित है, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ और सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। कहाँ पर, दाहिने किनारे पर। ये 8 फैक्टर याद कर लेना। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर सबसे प्रमुख जो है मोहनजोदड़ो, वो है यहाँ पर मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हुए हैं। क्या मिला हुआ है, विशाल स्नानागार, जो कि बहुत प्रमुख है और ये बार बार पूछा जाता रहा है बहुत सारी परीक्षाओं में। तो इसको याद जरूर कर लेना कि विशाल स्नानागार में मिलता है। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है, या इमारत है जो मोहनजोदड़ो की, वो है क्या, अन्नागार। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत है यहाँ पे। इसके अलावा हमारे कुछ और स्थल हैं, जैसे चौहंदोड़ो के बारे में जान लो। तो यहाँ चौहंदोड़ो से हमें मन के बनाने का कारखाना मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, मन के बनाने का कारखाना मिला हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज मिली हुई है, वो है वक्राकार ईंट मिली हुई है। क्या मिली हुई है, वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं। और हमें यहाँ से लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। क्या, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हुए हैं। ये प्रमुख है बेसिकली, वक्राकार ईंटें और लिपस्टिक के साक्ष्य। इसके अलावा जो हमने बताया पहले, वो है मन के बनाने का कारखाना मिला हुआ है। इसके अलावा हमारे कुछ और स्थल हैं, जैसे कालीबंगा। क्या, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पर हमें बेलनाकार मोहर मिली हुई है।
एक मिली हुई है बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहर। इसके अलावा यहाँ ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हुए हैं। कैसे? ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हुए हैं। और यहाँ पर कालीबंगा से ही हमें हवन कुंडा के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। कह के हवन कुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं। बुआई और जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कुछ और चीजें हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया है, जैसे हाँ ये मैप छोड़ दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ स्थल्स को नोटिस कर लीजिए आप, और इनको जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिए कि कौन कौन से स्थल प्रमुख हैं, और उनको मैप पे जरूर देख लीजिए कि जैसे ये वाला हो गया कोट दीजी हो गया, आलमगीरपुर हो गया हरियाणा में, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया, मिताथल हो गया, रोफर हो गया, लाहौर, लाहौर में कुछ साक्ष्य नहीं मिले हुए। हड़प्पा बेसिकली वो राजधानी इसलिए दिखा हुआ है उसमें, है ना, हड़प्पा कालीन शहर नहीं है लाहौर, ठीक है। रहमान डेरी, है ना, गुमला, ये दमसादात, कोयटा, ये सारे स्थल प्रमुख हैं। यहाँ पे देखो सुकांगेडोर जो बंदरगाह है ना, देसलपुर, धौलावीरा, यहाँ पे जल के साक्ष्य मिले हुए थे। लोथल, ये भी बंदरगाह था। रंगपुर, रोजदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालाकोट जो एक बंदरगाह शहर था, ठीक है। अभी ये चीज क्या था, यहाँ पे बंदरगाह है। अब बंदरगाह शहर में सुकांगेडोर, बालाकोट, यहाँ पर देखो लोथल, ये सारे बंदरगाह शहर थे। अब हाँ, हमारा क्वेश्चन था द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द। भारत के संविधान में राज्य के नेतृत्व को किस देश से लिया गया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम थोड़ी सा और जान लेते हैं। डीपीएसपी जो है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक किस में है? भाग 4 में, ठीक है। 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, ठीक है। और किसकी डीपीएसपी की सप्रू समिति की सप्रू समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया था। अब कौन से चीजें कहाँ से ली गई हैं वो भी थोड़ी सा जान लेते हैं। जैसे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से किया लिया गया है, तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व 3 शब्द लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से हमने दृढ़ केंद्र के साथ संघ लिया हुआ है। अपशिष्ट शक्तियां ली हुई हैं। संघ और राज्य की सूचियां शामिल की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार कनाडा के संविधान से शामिल किया गया है। इसके अलावा यूएस के संविधान से हमने क्या शामिल किया हुआ है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति के कार्य, ये प्रमुख चीजें। इसके अलावा इसमें कह सकते हैं आर्टिकल 14 में आपने पढ़ा होगा विधियों का संरक्षण, वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से शामिल किया गया है, ठीक है। और यानी कि ब्रिटेन के संविधान, या कह रहे हैं कि यूके, ब्रिटेन के संविधान या ब्रिटेन के संविधान, यानी कि यूके के संविधान से हमने क्या शामिल किया हुआ था? संसदीय सरकार, एकल नागरिकता, जो विधि का शासन, आर्टिकल 14 विधि का शासन, ठीक है। कानून बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। इसके अलावा जापान के संविधान से हमने एक बहुत अच्छी चीज जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कह दें, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अभी इसमें एक सबसे बड़ा जो प्रमुख आ जाता है कि भारत में क्या है? संविधानवाद, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ही भाग है। हम संविधानवाद बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसके अनुसार ही हमारा सारा संविधान चलता है, और कह सकते हैं सारे कानून चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या समाया? व्यापार एवं वाणिज्य की ऑस्ट्रेलिया के संविधान से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची शामिल किया हुआ था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्मिता के उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18, आर्टिकल 16। तो इसका आंसर है आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। अब इसके बीच में आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, यानी विधि के समक्ष समानता, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या है? जाति, धर्म और सेक्स के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद।
और 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन, 18 में है उन उपाधियों का अंत, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, यानी कि राइट टू फ्रीडम 19 से 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम की बात हुई है। ठीक है, 23 से 24 अभी सिर्फ इस चीज को समझ लीजिए, है ना। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन 25 से 28 के बीच में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और 29 से 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और 32 में है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो बहुत याद रहता है सबको। और देखो 226 में आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 72 पावरफुल है कि 226, तो इसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल है 226, क्योंकि यहाँ पर देखो आप सिर्फ यहाँ पर मौलिक अधिकारों के लिए ही जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के अलावा लीगल राइट्स के लिए भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। को संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार करने हेतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया हुआ था। तो इसका आंसर है 29 अगस्त 1947। अब बाकी तारीखों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 29 अगस्त 1947 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था। इसके अलावा कुछ समितियां हैं, जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा है आपका संघीय समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन है? संघीय समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही हैं। प्रांतीय एवं मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय एवं मौलिक अधिकार समिति, ये याद रखना, मौलिक अधिकार समिति है एक प्रकार से, ठीक है। और अगला है आपका प्रारूप समिति, जो भी अभी बात हुई है, तो इसके अध्यक्ष कौन है प्रारूप समिति के? भीमराव अम्बेडकर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ हेली कॉमेट इज द ईयर्स। हेली की धूमकेतु की कक्षीय अवधि वर्ष है। देखो ये तो बहुत सरल है, कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, 76 वर्ष। तो अंतिम बार कब देखा गया था? अंतिम बार जो देखा गया था वो देखा गया था 1986 में। उसके बाद अभी जो प्रेजेंट में देखा जाएगा वो 2061 में। अब कब देखा जाएगा? 2061 में देखा जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव नेचुरल सैटेलाइट। निम्नलिखित में किस ग्रह के पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर है, देखो दो हैं बेसिकली, बुध और शुक्र, ठीक है। तो आंसर तो मतलब जो भी हो सकता है, तो इसका आंसर हमारा देखो मार्स, अर्थ ये तो नहीं होगा, जुपिटर ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? वीनस, ठीक है, बुध का नहीं है, ठीक है। हम इसको एक हमारे पास डायग्राम है उसमें देख लेते हैं। तो देखो वीनस, मरकरी आ गया, ये यहाँ पे है, कलर चेंज करते हैं इसका, वीनस यहाँ पे है मरकरी, और आपका है मार्स। तो अभी हमने कौन सा पढ़ा? बुध और शुक्र, जिसका हमारे पास इसका और इसका आपका उपग्रह नहीं है, कोई प्राकृतिक नहीं है। मार्स के कौन कौन से हैं इसको आप कमेंट बनाए, बाकी हम मैं अभी बता देता हूँ। एक बार कमेंट बता दें, तब तक मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। फोबोस और डीमोस। दूसरा है अर्थ का एक ही है, कौन? चंद्रमा। जुपिटर के कितने हैं? बहुत सारे हैं, लगभग 79 हैं,
लेकिन इसका जो प्रमुख है यूरोपा और गैनीमेड, जो बहुत फेमस चलते हैं, यूरोपा और गैनीमेड। दूसरा है आपका शनि। शनि के लगभग 145 हैं और सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और इसके अलावा यूरेनस के लगभग 27 हैं और नेपच्यून के आपके लगभग 14 उपग्रह हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? वीनस, ठीक है, इसका आंसर होगा वीनस। क्या होगा? वीनस। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो इसका आंसर होगा वीनस। घना वातावरण ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण, तो एक प्रकार से जो गर्म क्यों है इसका, एक तो जो वायुमंडल है उसमें वायुमंडल बहुत घना है, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है, इस वजह से। और हाँ, शुक्र को हम लोग जो है वो जुड़वा बहन कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं, और इसको भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा भी कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज द टोटल रेवेन्यू अर्न ऑफ द टोटल कॉस्ट। एक फर्म का अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत है, तो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडिशन ऑफ और डिवीजन ऑफ, तो इसका आंसर है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो डिफरेंस बीच के अंतर कहलाता है। जो एक फर्म का जो लाभ है, तो एक प्रकार से जो अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत है, तो अर्जित लाभ क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि कुल राजस्व, या कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू जितना होगा उसका टोटल टोटल कॉस्ट, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो आएगा आपका टोटल बेनिफिट, ठीक है, सॉरी टोटल प्रॉफिट बोलते हैं, बेनिफिट कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। यही इसका अंतर होता है, ठीक है। आपका 10वां क्वेश्चन है, गुड्स डेट आर bought नॉट फॉर मीटिंग द इमीडिएट नीड ऑफ द कंज्यूमर बट फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स आर कॉल्ड। वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती हैं कहलाती हैं। यह सिंपल है ना। इसका क्या होगा? कैपिटल गुड्स। एक प्रकार से वे वस्तुएं जिनसे आप, मान लो कोई मशीन है, आप मशीन कोई बुला रहे हो और मशीन से एक फैक्ट्री लगा रहे हो, तो जो आपने मशीन इंपोर्ट की थी या खरीदी हुई थी, वो आपकी पूंजीगत वस्तुएं कहलाएंगी। क्या? कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं कहलाएंगी, कैपिटल गुड्स कहलाएंगी, ठीक है। इनसे आप दूसरी वस्तुएं का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं जो आप अपने जीविका और आजीविका को बहुत बेहतर करने के लिए खरीदते हैं। कंजम्पशन गुड्स, उपभोग वस्तुएं जो अपने जीवन को सिर्फ आजीविका चलाने के लिए करते हैं। फाइनल गुड्स, जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, अंतिम वस्तुएं वो होती हैं जो आप अपने, मतलब मान लीजिए जो, जैसे कोई आपने चीनी का उत्पादन किया, एग्जाम्पल के लिए चीनी भी नहीं बोले, हाँ चीनी ही बोल देते हैं, तो चीनी, मान लो गन्ना है, तो गन्ना से फिर चीनी बनेगी, तो चीनी अंतिम वस्तु कहलाएगी, ठीक है। इससे अपना फाइनल प्रोडक्ट लिख लेगा। अब लेकिन देखो, गन्ना अंतिम वस्तु नहीं है, इसके अलावा देखो और भी चीज़ें निकलती हैं गन्ना से, है ना, यानी गुड़ भी निकलता है, तो एक फाइनल गुड्स हो रही, ठीक है। थैंक यू। देन हमारा क्लास ओवर। अभी हम एक चीज़ और आपको बता दें कि ये हमारा एक तो यूट्यूब चैनल नया है, यूट्यूब चैनल हमारा एक नया है, तो आप इसमें कुछ चीज़ें देख सकते हैं। एक तो अभी लेक्चर में 10 क्वेश्चन ही हैं, आगे हम क्वेश्चंस भी बढ़ाएंगे। अभी 10 ही रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर से हम शायद तक 15 या 20 क्वेश्चन करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके हम 30 क्वेश्चंस हर लेक्चर में होंगे। हमारे जो प्रत्येक लेक्चर होगा उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। अभी धीरे धीरे ही चीज़ें बढ़ेंगी। इसके अलावा देखो, अभी चैनल की बहुत शुरुआत है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसका नाम डिकोड एसएससी है, थोड़ी सा एक यूनिक नाम है, और इसके अलावा जो इसका लोगो है वो भी बहुत अलग है। बाकी डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दी हुई हैं, जैसे टेलीग्राम की लिंक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक बाई मी कॉफ़ी नाम से एक
लिंक दी हुई है जहाँ पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। बाकी अभी ना इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ इसी में ही आप देख सकते हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।